आज के इस वीडियो में हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स को अलग अलग तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाता है, जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, ऑड चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो ये सब में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जो हमारा बॉडी में होता है मोस्टली, जिससे हम फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करता है हमारा बॉडी, वो है बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन में हम सैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है, पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड 16 कार्बन का सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ये मोस्ट कॉमन फैटी एसिड है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा। अब हम देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। नाम ही बता रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन करना है फैटी एसिड का ऑन बीटा कार्बन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सक्सेसिव क्लीवेज करना है और रिलीज करना है 2 कार्बन यूनिट, और वो भी कार्बन यूनिट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये हमारे पास फैटी एसिड का लॉन्ग चेन हो गया। और यहाँ पर ये जो COH ग्रुप से जुड़ा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद बीटा कार्बन है। तो यहाँ से पहला क्लीवेज हमने काटा, ये साइट ऑफ क्लीवेज हो गया। तो इससे हमारा क्या बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया। अब यहाँ पर ये जो है ये पार्ट बचा है, ये अल्फा काम करेगा, ये फिर बीटा काम करेगा, फिर इसे हम काट देंगे। तो ये एक तरीके से हमें क्या करना है, सक्सेसिव क्लीवेज करना है। कब तक करना है, जब तक पूरा जो भी फैटी एसिड है उसका पूरा कार्बन निकलना जाए, और वो भी नंबर में निकलेगा 2-2 कार्बन। तो ये कटिंग कहाँ हम कर रहे हैं, अल्फा और बीटा कार्बन एटम के बीच में कर रहे हैं, और हमें रिमूव करना है 2 कार्बन कंपाउंड जो कि एसिटिल कोएंजाइम ए है। अब बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, मतलब कहाँ होगा और कब होगा, तो हम ये देखते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन जैसे जब स्टारवेशन होगा, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा, ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाएगा, अब जो है फैट को ऑक्सीडाइज करने की बारी आएगी। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि स्टारवेशन में होगा और फास्टिंग में भी होता है, लेकिन फास्टिंग में इसलिए होता है क्योंकि ये सपोर्ट करता है ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस को। ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रोसेस में ये कैसे मदद करता है, क्योंकि हमें पता है बीटा ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे साइट ऑफ एक एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और ये जो है एसिटिल कोएंजाइम ए ये जो है ग्लूकोनियोजिनेसिस लीवर में स्टोर होता है, उसमें एक पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट करता है। और दूसरा बीटा ऑक्सीडेशन जैसे कि हम फैटी एसिड का करा रहे हैं, तो उसमें हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो मिलेगा ही, और दूसरा ये ग्लूकोनियोजिनेसिस को एटीपी भी देगा। मतलब ये है कि काटने पीटने वाला काम फैटी एसिड का हमें माइटोकॉन्ड्रिया में करना है। अब हमें पता है कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस हुआ था वो साइटोप्लाज्म में हुआ था, और काटने पीटने वाला काम माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। इसका मतलब इसे हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसमें ये इन्वॉल्व करता है 3 स्टेप्स को। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है फैटी एसिड को, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। और इसके एक्टिवेशन में जैसे एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो 2 ATP खर्च होता है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसे हम बोलेंगे एसिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। जो बन रहा है प्रोडक्ट उसी के नाम पर रख देंगे, सिंथेटेज ई है, तो मतलब यहाँ पे 2 ATP चाहिए, मतलब ATP रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस में। अब यहाँ पर जो हमारा फैटी एसिड है वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिल कोएंजाइम ए। अब इस एसिल कोएंजाइम ए को हम, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके लिए परमिएबल होता है। तो एसिल कोएंजाइम ए कहाँ पे आ गया, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस में ये आ गया। अब यहाँ पर जो है एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। अब इसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर होगा कार्निटीन होगा। अब ये जो एसिल कोएंजाइम ए को कार पे बैठाएगा, कौन बैठाएगा, एक ड्राइवर चाहिए ना। तो ये ड्राइवर है अपना CAT1, जिसे हम CPT1 भी बोलते हैं। तो अब ये जो CAT1 है, इसने क्या किया, एसिल कोएंजाइम ए को कार्निटीन पे बैठा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिल कार्निटीन। कब बैठाएगा, जब ये इसको कुछ क्वाइन देगा। तो एसिल कोएंजाइम ए ने क्या किया, अपना क्वाइन जो है CAT1 को दे दिया। अब ये जो एसिल कार्निटीन है, अब ये इस स्पेस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, तो उसके लिए इसे एक
एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगा ट्रांसलोकेज जो कि परमिएबल होता है एसाइल कार्निटिन के लिए, मतलब जिसके पास कार होगा ना ट्रांसलोकेज उसी को जाने देगा। अब यहाँ पे हम बात करें ये जो एसिल कार्निटिन आया है, अब इसे क्या करना है, उतरना है, कार से उतरना है ना। तो ये जो है ड्राइवर क्या करेगा, इस बार ड्राइवर का नाम हम क्या बोलेंगे, कैट2। ये जो कैट2 है ड्राइवर है, ये क्या करेगा, एफिल को उतारेगा और इसका जो कुछ कॉइन ड्राइवर के पास रह गया था वो इसे वापस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफिल कोएंजाइम है, और ये जो कार्निटिन है ना, ये जो कार्निटिन है फिर से वापस आ जाएगा इस स्पेस में। और इसके लिए कौन हेल्प करेगा, ट्रांसलोकेज, क्योंकि ट्रांसलोकेज उसी को जाने देगा जिसके पास कार है। अब हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन की। तो बीटा ऑक्सीडेशन में हम इसके एंजाइम को एक कहानी की तरह से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे एसिल कोएंजाइम में आ गया तो इसे हम बकरा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बकरा को सबसे पहले हम खाना खिलाएंगे, फूड देंगे। इसके बाद फूड देने का मतलब ये है कि यहाँ पर Fe+ जो है ये FADH2 में जाएगा। तो नाम क्या होगा इसका, एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके बाद हम उसको पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने का मतलब पानी जोड़ देंगे। इसके बाद उसको हम नहलाएंगे धुलाएंगे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे NAD+ NADH2 में जाएगा। इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, काट डालेंगे, तलवार से क्या करेंगे, काट डालेंगे। तो अब जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम A बन जाएगा जो कि 2 कार्बन का होता है। और ये हो गया जो नया फैटी एसिड बना है, ये 2 कार्बन लेफ्ट से है। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम A है इसका फेट क्या है, ये क्रैब साइकिल में जाएगा, 10 ATP बनाएगा। और जो एसिल कोएंजाइम है, अब इसमें मान लीजिएगा पामेटिक एसिड होता तो इसमें भी 14 कार्बन है, फिर से ये कहाँ पर जाएगा, ये फिर से जो है बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा। और ये तब तक बीटा ऑक्सीडेशन में जाता रहेगा जब तक इसमें से सारे कार्बन ख़त्म ना हो जाए, रिलीज ना हो जाए, किस फॉर्म में, एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्म में। अब फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम A मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एसिल कोएंजाइम A है, ठीक है, तो इसे इस तरीके से लिखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अल्फा बीटा कार्बन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब फूड दिया तो यहाँ पे H+ निकाला, तो यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा था एसिल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकालने हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, इसी के बेसिस पे इसका नाम क्या देंगे, इन एसिल कोएंजाइम A बोलिए या इन ऑयल एसिल कोएंजाइम A बोलिए। तो यहाँ पे इन ऑयल एसिल कोएंजाइम A लिख देंगे। इसके बाद इसमें हम पानी डाल रहे हैं, पानी डालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH लग गया ना, यहाँ पे OH लग गया। ये जब OH लग गया इसे हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम A। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम नहला धुला रहे हैं, मतलब फिर से H+ इसमें से निकाल रहे हैं। तो जब इसमें से H+ निकालेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटो एसिल कोएंजाइम A। अब ये जो कीटो एसिल कोएंजाइम A बन गया है, इसमें जो अल्फ़ा और कार्बन का बॉन्ड है वो काफ़ी वीक हो चुका है। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, इसका जो बीच का बॉन्ड है ये काफ़ी वीक हो चुका है, ये काफ़ी वीक हो चुका है। तो अब क्या होगा, हम इसे तलवार से काट देंगे। तलवार से काटने का मतलब हम कौन सा एंजाइम डालेंगे, T से थायोलोज को डाल देंगे। थायोलोज को डालने के बाद हमें यहाँ पर एक फैटी एसिड मिलेगा एसिल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन लेफ्ट हो चुका है पहले से, और एसिटिल कोएंजाइम A मिल गया। अब हम इसके एनर्जेटिक्स की बात करेंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन में हमने देखा पहले स्टेप में 2 ATP यूटिलाइज हुआ। इसके बाद जो बीटा ऑक्सीडेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर एक NADH2 बना और एक FADH2 बना और एक एसिटिल कोएंजाइम A बना। तो हमें पता है कि एक NADH2 से 2.5 ATP बनता है और एक FADH2 से 1.5 ATP बनता है। और एक एसिटिल कोएंजाइम में जब क्रैब साइकिल में जाएगा 10 ATP बनाएगा और 2 ATP तो यूटिलाइज हुए हैं। अब अगर हमें पामेटिक एसिड का एनर्जेटिक्स कैलकुलेट करना है तो देखिए 16 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे 8 एसिटिल कोएंजाइम A बनेगा। 8 बना तो मतलब ये जाएगा क्रैब साइकिल में, तो यहाँ पे 80 ATP बन जाएगा। अब 8 बार एसिटिल कोएंजाइम बनाने के लिए हमें कितनी बार काटना पड़ेगा, पामेटिक एसिड को हमें 7 बार काटना पड़ेगा। तो जब एक बार काटें तो एक NADH2 एक FADH2 बना, तो वहाँ से टोटल 4 ATP बन गया। तो 7 बार काटेंगे तो हमें इस तरीके से 7 बार NADH2 7 बार FADH2 मिलेगा, मतलब कि इसे हम 7 × 4 कर देंगे तो ये 28 आ गया और यहाँ पे
80 एसिटिल कोएंजाइम ए से 8 बार था ना मिला था, तो ये टोटल 108 ATP यहाँ पे रिलीज हो गया। अब तो नेट ATP कितना हो जाएगा, 108 - 2 कर देंगे। अब हम देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है हमारे बॉडी में। तो जैसे कि जब हम लोग खाना खाए हुए रहते हैं उस टाइम क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम इंसुलिन का लेवल, हार्मोन जो इंसुलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकागॉन। तो इससे क्या होगा, फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा। और जब फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, बनने की बात कर रहे हैं, मतलब फैटी एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है मेलोनिल कोएंजाइम ए। और ये मेलोनिल कोएंजाइम ए, ये जो हमारा CPT1 है, ये CPT1 जो एंजाइम है जिसे हम अभी CAT1 बोल रहे थे ना, वो CPT1 भी से बोल सकते हैं, ये इसे इनहिबिट कर देगा। और जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा जो फैटी एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं वेल फेड स्टेट में बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो तब कब होगा, तो ये हम कहेंगे इसे फास्टिंग स्टेट में होगा। ऐसा कि फास्टिंग स्टेट में इंसुलिन कम हो जाता है, ग्लूकागॉन का हार्मोन ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसे हम कहेंगे लो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो। और तब क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेलानिन कोएंजाइम ए बन रहा था, क्योंकि ये कब बन रहा था, जब फैटी एसिड का सिंथेसिस हो रहा था। अब यहाँ पे जब फैटी एसिड का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो ये इंटरमीडिएट उसमें बनेगा ही नहीं, और जब वो इसमें बनेगा ही नहीं तो ये जो एंजाइम है CPT1 या CAT1, ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये एक्टिव हो जाएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हमारा काम करना शुरू कर देगा।